डीपी सर इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के उसी कड़ी में पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 को अपलोड किया था, तो जिसमें मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उसके काइंड्स की क्लास 12th में के सिलेबस में कितने फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है वो मैंने बताया था और सिमली को एक्सप्लेन किया था। यदि आप अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सिमली को एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, ये है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने मेटाफर से स्टार्ट किया है। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने सभी सातों अलंकार और हिंदी में उसके नाम को भी मेंशन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाफर का मतलब हिंदी में हुआ रूपक। इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द कंपैरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। मतलब साफ है, स्पष्ट है कि रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक, सो इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब स्पष्ट है, साफ है कि मेटाफर में भी तुलना होती है। किसी भिन्न समुदाय के किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे समुदाय के किसी एक व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक शब्द एस, लाइक, सो इत्यादि का प्रयोग नहीं होता। तो आशा है यह समझ में आ गया होगा कि मेटाफर में भी तुलना होती है, लेकिन सिंपल सी बात है कि इसमें एस, लाइक, सो का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, इट इज़ यूज्ड इन 3 वेज, यानी कि मेटाफर को हम कितने रूपों में यूज़ करते हैं? 3 रूपों में। पहला नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, और तीसरा हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में और क्रिया के रूप में हम मेटाफर का यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन से हम स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ द स्टार ऑफ आवर फैमिली, मतलब कि वह हमारे परिवार में सितारा है, वह हमारे परिवार में सितारे की भांति है। तब तो सिमली हो जाएगा, ही इज़ लाइक अ स्टार ऑफ आवर फैमिली, या ही इज़ लाइक अ स्टार इन आवर फैमिली। लाइक सो का प्रयोग लग जाएगा, तब वो हमारा सिमली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने उसे सितारा मान ही लिया, जिससे जिसकी तुलना हो वही मान लिया जाए, तो हमारा मेटाफर बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ही की तुलना सितारे से किया गया, ही की तुलना सितारे से किया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्टार जो है दूसरे समुदाय का है और ही दूसरे समुदाय का है, तो ये मेटाफर हुआ। और यहाँ पर स्टार नाउन के रूप में है, तो ये नाउन का मेटाफर हुआ। अगला है आपका कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अगला है कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब यहाँ पर जो ऊंट है इसे हम रेगिस्तान का जहाज मान ली। ऊंट रेगिस्तान में जहाज की भांति होता है, तब सिमली हो जाएगा। लेकिन ऊंट को यहाँ पर हम जहाज ही मान लिए तो मेटाफर हो गया, और शिप यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो ये हमारा नाउन का मेटाफर हुआ। थर्ड है
फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, यानी कि जोश की आग ने उसे अंधा बना दिया। काम विवेक की आग ने उसे अंधा बना दिया। तो यहाँ पर देखिए पैशन भिन्न समुदाय का है और फायर भिन्न समुदाय का है। यहाँ पर पैशन को फायर मान ही लिया गया कि जोश या काम विवेक की आग ने उसे अंधा बना दिया। तो पैशन और फायर यहाँ पर नाउन के रूप में है, अतः यह हमारा मेटाफर तो हुआ लेकिन नाउन का मेटाफर हुआ। तो स्पष्ट है कि इन तीनों सेंटेंसेस में मेटाफर का यूज़ किया गया है और स्टार और शिप और पैशन को यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हम देंगे। मेटाफर है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि यह आपके लिए एक सुनहला मौका है। यह आपके लिए एक सुनहला मौका है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गोल्डन यहाँ पर मेटाफर हुआ और एडजेक्टिव का हुआ क्योंकि गोल्डन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की विशेषता बता रहा है। मौका भी तो सुनहला, सुनहले मौके को सुनहला मान ही लिया गया है। तो सुनहला मौका का मतलब अच्छा मौका। तो ये आपका एडजेक्टिव का मेटाफर रहा, चूँकि यहाँ पे गोल्डन विशेषण है और विशेषता बता रहा है अपॉर्चुनिटी। सेकेंड है, आवर प्रिंसिपल हैज़ आयरन करेज, हमारे प्रधानाचार्य जी के पास लौह साहस है। लौह साहस यानी कि लोहे का साहस। अब लोहे का साहस तो नहीं होगा, लेकिन कवि के लाइन से स्पष्ट है कि काफ़ी ही बोल्ड व्यक्ति हैं, काफ़ी ही दृढ़ साहस है उनका, काफ़ी सख्त हैं वो, हर परिस्थितियों का चुनौती से सामना करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आयरन मेटाफर हुआ और क्वालिफाई कर रहा है करेज को। तो यहाँ पर आयरन मेटाफर हुआ और एडजेक्टिव के रूप में है क्योंकि करेज को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा मेटाफर है और एडजेक्टिव। तीसरा है थर्ड, अ टेररिस्ट हैज़ अ स्टोनी हार्ट, एक आतंकवादी के पास पत्थल दिल होता है। तो स्टोनी हार्ट पत्थल दिल यानी कि पत्थल का दिल। तो पत्थल के दिल का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि काफ़ी ही सख्त हृदय, काफ़ी ही दृढ़ हृदय, जिसके पास दया न हो, रहम न हो, ममता न हो, करुणा न हो, क्षमा न हो, ऐसे आतंकवादी होते ही हैं। तो यहाँ पर स्टोनी हार्ट का मतलब हुआ कि पत्थल दिल है, पत्थल दिल होता। तो यहाँ पे स्टोनी एडजेक्टिव हुआ और विशेषता किसकी बता रहा है, हार्ट यानी कि हृदय की बता रहा है। तो एडजेक्टिव का मेटाफर हुआ। अगला है, इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज़, यह एक झूठा बहाना, यानी कि लंगड़ा बहाना का मतलब झूठा बहाना हुआ। तो लेम यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है एक्सक्यूज़ नामक इस नाउन को। तो मेटाफर तो हुआ और यह लेम क्वालिफाई कर रहा है एक्सक्यूज़ नामक इस नाउन को। तो आप इससे स्पष्ट है कि इन चारों वाक्यों में, इन चारों सेंटेंसेस में मेटाफर है गोल्डन, आयरन, स्टोनी और लेम, लेकिन ये चारों एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, अपने बाद में आने वाले नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव की ये मेटाफर। अब वर्ब का भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, वह अपनी ही तुरही बजाने का शौकीन है, यानी कि वो अपनी ही बात सही सिद्ध या सही साबित करने की हमेशा कोशिश करता है। अपनी ही तुरही बजाने का मतलब अपनी ही बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए वर्ब ब्लोइंग जो है, यहाँ पे वर्ब नॉन फाइनाइट के रूप में यूज़ किया गया है। ट्रम्पेट माने तुरही होता है, ब्लो माने बजाना। तो यहाँ पे ब्लोइंग जो है ये एज ए वर्ब के रूप में, नॉन फाइनाइट के रूप में यूज़ किया गया है। फिर अगला है, इन विंटर पीपल डोंट लाइक पायर्सिंग विंड, कि ठंड के समय में लोग चुभने वाली हवा को पसंद नहीं करते। ठंड में लोग चुभने वाली हवा को पसंद नहीं करते। तो पायर्सिंग को भी यहाँ पे एज ए वर्ब नॉन फाइनाइट के रूप में यूज़ किया गया है।
लेकिन लाइक को आप देख करके यह मत समझ आइएगा कि यह सिमिली है, क्योंकि लाइक यहाँ पर की समान का कार्य नहीं कर रहा है। लाइक का मतलब यहाँ हुआ पसंद करना, यानी कि लाइक यहाँ पे वर्ब के रूप में है। इस वजह से यहाँ पे लाइक तुलना प्रकट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइक का तात्पर्य हुआ पसंद करना, और लाइक यहाँ वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए ऐसा ना समझिएगा कि यह यहाँ पर के समान या के तुलना का भाव व्यक्त कर रहा है। तो ये आपका वर्ब का मेटाफर रहा है, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये। अब यहीं पर समाप्त होता है आपका मेटाफर, और हम बढ़ते हैं पर्सनिफिकेशन की तरफ। थर्ड आपका फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन की जरा डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स abstract ideas are thought of as persons having life। ये डेफिनेशन है, आप चाहिए तो इसे पास करके नोट कर सकते हैं कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स abstract ideas are thought of as persons having life। अब डेफिनेशन हिंदी में देख लीजिए, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। पर्सनिफिकेशन से स्पष्ट हो रहा है कि मानवीकरण किसी भी अदृश्य बेजान या काल्पनिक चीज़ को मानव की भांति सजीव मान करके हम उसका जब वर्णन करते हैं तो वह हमारा होता है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि मानवीकरण होता है। जैसे कि स्पष्ट है, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका पहला, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब यहाँ पर इस लाइन में देखिए पर्सनिफिकेशन लाइन को किया गया है, एनेक्सिटी को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी। अब जैसे कोई इंसान कहीं बैठ जाता है, जैसे कि मोहन कुर्सी पर बैठा है, सीता कुर्सी पर बैठी है, ऐसे कवि ने चिंता को उसके चेहरे पर बिठाल दिया, अर्थात कि वह काफ़ी चिंतित है। लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि वह काफ़ी चिंतित है, लेकिन लाइन को पोएट ने डाइवर्ट कर दिया कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, अर्थात वो काफ़ी चिंतित है या दुखी या परेशान। तो यहाँ पर इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, कि इसमें पर्सनिफिकेशन है, यानी कि यह लाइन पर्सनिफिकेशन की है। ऐसे एग्जाम में यदि आएगा तो आपको पहचानना होगा कि क्या इसमें किसी अदृश्य या बेजान चीज़ को मानव की भांति मान करके यूज़ किया गया है। तो बिल्कुल यूज़ किया गया है एनेक्सिटी को। एनेक्सिटी क्या है? अदृश्य है, बेजान है, उसे हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसको मानव की भांति सजीव मान करके यूज़ किया है। दूसरा हमारा है लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो यहाँ पर प्रेम क्या है? काल्पनिक है, अमूर्त है। तो यहाँ पर कवि जो है प्रेम को मानव की भांति सजीव मान लिया और यूज़ कर दिया कि प्रेम जो होता है वो अंधा होता है। फिर आपका अगला है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अर्थात कि मौका एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। मानव के जीवन में जो अपॉर्चुनिटी होता है, मौका जो होता है, वो उसके मस्तिष्क के दरवाजे पर, उसके किस्मत के दरवाजे पर केवल एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है, बार बार नहीं। अर्थात कि मौका एक ही बार आता है, बार बार नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ, तो यहाँ पर देखिए कवि ने मौके को मानव की भांति सजीव मान करके यूज किया है कि जिस प्रकार कोई इंसान किसी व्यक्ति के घर पर दरवाज़ा नॉक करता है, खटखटाता है, वैसे मौका भी, मौके को कवि ने मानव की भांति सजीव मान लिया और कहा कि मानव मौका दरवाज़ा खटखटाता है परंतु एक बार, यानी कि जो मौका होता है इंसान के जीवन में या उसके किस्मत के दरवाजे को एक ही बार खटखटाता है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। फोर्थ है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे बड़ा अध्यापक होता है, सबसे अच्छा अध्यापक होता है।
तो अनुभव जो है ये अदृश्य है, बेजान है, लेकिन यहाँ पर कवि ने अनुभव को मानव की भाषा सजीव मान लिया और कहा कि अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्सपीरियंस को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, मानव की भांति उसका चित्रण किया गया, सजीव मान लिया गया है। अगला है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पर रखा। अब मृत्यु तो कोई इंसान है नहीं, अदृश्य है, बेजान है, लेकिन कवि ने यहाँ पर डेथ को, मृत्यु को पर्सोनिफाइड किया, उसका मानवीकरण किया और यूज़ किया कि मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पर रखा था कि राजाओं को मृत्यु आ गई। तो यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। छठा है आपका अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, आधिपत्यता एक मरते हुए राजा को भुला देती है। तो यहाँ पर देखिए आपका किंग होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका किंग होगा, काइंड नहीं। तो अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो आधिपत्यता एक मरते हुए राजा को भुला देती है। अर्थात कि जब किसी राजा की या किसी अधिकारी या किसी महान व्यक्ति की मृत्यु आती है, किसी राजा की मृत्यु आती है, तो जितने अधिकार होते हैं वो उसके पास से चले जाते हैं और उस इंसान के पास जाते हैं जो अब गद्दी पर बैठेगा। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अथॉरिटी होता है, आधिपत्यता होता है, एक मरते हुए राजा को भुला देती है, अर्थात कि वो उसके पास नहीं रहती, सारे अधिकार उस इंसान के पास चले जाते हैं जो अब नया गद्दी पर यानी कि उस सिंहासन पर बैठेगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। अगला है आपका प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे। लाइन को समझिएगा कि प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे बट कम्थ बैक ऑन फूट एंड बैक्स इट्स वे। तो जो घमंड होता है, अभिमान होता है, वह घोड़े के पीठ पर चढ़ करके आता है। कवि कहने का तात्पर्य, अभिमान घोड़े के पीठ पर बैठ करके शान और प्रसन्नता के साथ आता है और जब घमंड टूट जाता है तो वह पुनः वापस लौटता है पैरों पर पैदल चल करके और अपने रास्ते की इजाज़त मांगता है। तो यहाँ पर कवि जो कह रहा है कि इंसान के दिमाग में जब घमंड का वास होता है तो एक शान के साथ उसका वास होता है, घोड़े पर चढ़ करके आता है, जैसे राजा आता है, शान के साथ और आनंद और खुशी के साथ वह घमंड का प्रवेश होता है। लेकिन जब घमंड टूटता है तो घमंड जाता है कैसे, बट कम्थ बैक ऑन फुट, वह पैदल जाता है, एंड बैक्स इट्स वे, और अपने रास्ते की तलाश करता है, रास्ते के लिए गिड़गिड़ाता है, क्षमा याचना करता है कि गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गया। तो इस प्रकार पोएट ने घमंड के बारे में बताया है कि घमंड इंसान का टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राइड को कवि ने पर्सोनिफाइड किया गया। प्राइड को मानव की भांति सजीव मान करके उसने इसका यहाँ पर यूज़ किया है। 8th है आपका ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, कि सच्चाई एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठी होती है। यानी कि जब एक इंसान मरता है तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलकर ही मरेगा। वो जानता है कि वो मर तो रहा ही है, क्यों झूठ बोलूं, कम से कम एक अच्छा काम करते जाऊं। तो हमेशा एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच ही बोल करके मरेगा, सच ही बोलेगा वो। तो हालांकि ये लाइन मैथ्यू आर्नोल्ड की एक ड्रामा से लिया गया है, ये सोहराब रुस्तम से लिया गया है। तो यहाँ पर ट्रुथ को पोएट ने पर्सोनिफाइड किया गया है कि सच्चाई एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठी हुई होती है। तो ट्रुथ यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। अब आपका देखिए चौथा फिगर ऑफ स्पीच है, फोर्थ, जिसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी है आपका, एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन। अब एपोस्ट्रॉफी की डिफरेंस जरा देख लीजिएगा, बल्कि नोट कर लीजिएगा वीडियो पास करके।
एन apostrophe इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। फिर देखिए, एन apostrophe इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब कि एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थिति या मानवीकरण किए हुए पदार्थ को संबोधित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी मरे हुए अदृश्य बेजान वस्तु या व्यक्ति को, जो कल्पना में है, जो अमूर्त है, या कोई मरा हुआ व्यक्ति है जो अनुपस्थित है, उसको हम मानव की भांति सजीव मान करके उसे संबोधित करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। तो यह फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, पहचान कोई भी सकता है। इसमें एग्जाम्पल्स देखिए क्लियर हो रहा है कि ओ लाइबर्टी वाई आर यू सो डियर। देखिए, इस अलंकार में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। ये चिन्ह मैंने बनाया है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का है। इसमें ओ का प्रयोग और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाता है। और इसमें किसी अदृश्य चीज को मानव की भांति सजीव मान करके संबोधन किया जाता है। जैसे कि ओ लाइबर्टी, अब देखिए लाइबर्टी के बाद में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा गया है, ये सिंबल बना हुआ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ओ का प्रयोग किया गया है। फिर आगे लिखा है यू वाई आर यू सो डियर, कि तुम इतने प्यारे क्यों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइबर्टी का मतलब हुआ स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता अदृश्य है, लेकिन कभी नहीं यहाँ पे उसको मानव की भांति सजीव मानकर उसे संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि भाई आर यू सो डियर। ये फिर अगला है यहाँ पर फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन। यहाँ पे ये शेक्सपियर की लाइन है, ड्रामा है हैमलेट का, जिसमें हैमलेट स्वयं अपनी माँ को कहता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेलिटी का मतलब क्या हुआ, कमजोरी या असहाय। तो ये सेंस यहाँ पे लिया गया, जिसे कहते हैं कोमल या नाजुक। तो फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन। अब देखिए फ्रेलिटी के बाद में यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया। फिर आगे लिखा है दाई नेम इज वुमेन। तो यहाँ पर जो हैमलेट है अपनी माँ को धिक्कारता है, बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि उसे कहता है कि तुम स्त्री जात पर कलंक भी हो, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेलिटी शब्द के, फ्रेलिटी जो है ये अदृश्य है, बेजान है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारा हुआ आपका एपोस्ट्रोफी। फिर है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। अब देखिए सॉलिट्यूड में शांति हो, वो आकर्षण कहाँ है। अब सॉलिट्यूड को यहाँ पे पोएट जो है संबोधित कर रहा है, और सॉलिट्यूड के बाद में देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसके पहले ओ का भी प्रयोग किया गया है। तो मतलब कि एपोस्ट्रॉफी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाएगा। इसी से आप पहचान लेंगे कि ये हमारा एपोस्ट्रॉफी है। फोर्थ है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। हे कब्र, तुम्हारी विजय कहाँ है, आपकी विजय कहाँ है। तो ग्रेव का मतलब कब्र हुआ। तो ग्रेव क्या है, निर्जीव है, बेजान है, लेकिन कभी नहीं इसको मानव की भांति सजीव मान करके और मानव की भांति उसको संबोधित कर रहा है कि ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। फिर है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। अब यहाँ पे देखिए जूलियस सीजर मर गया था, उसको सीनेट हॉल में उसकी सामूहिक हत्या हो जाती है, तो मर गया। फिर उसको वहाँ पे संबोधित किया जा रहा है कि तुम अब पर भी उतने ही शक्तिशाली हो जितना कि जब तुम जीवित थे। तो यहाँ पे जूलियस सीजर एक मृत व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज दाई माइल्ड अबोर्ड।
कंटेंट मतलब संतुष्टि। तो वो स्वीट कंटेंट, अब ये देखिए बेजान है, अदृश्य है, लेकिन कब इसको संबोधित कर रहा है। और उसके बाद देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा कि वेयर इज दाई माइल्ड एबोर्ड, कि आपका अच्छा सा निवास कहाँ पर। तो आप इन 6 पंक्तियों में देखें, 6 सेंटेंस में आपने देखा कि किसी अदृश्य, बेजान या किसी मृत व्यक्ति को कवि जो है मानव की भांति सजीव मान लेता है और उसे संबोधित करता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह हमारा क्या है, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। आशा है आपको कि आज जो मैंने इस पार्ट 2 में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन हो इन तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे। और फिर जल्द मिलते हैं, जो बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके साथ हम जल्द आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।